Welcome, friends, in today's session of Business Regulatory Framework. We are currently dealing with Unit 2, Companies Act 2013. In today's session, friends, we are going to discuss whether we can fulfill our dreams or not. Means whether a common man can start his own company. Many times we are dreaming that we should open a company, we should start a company, we should promote a company, we should establish a company. But we are not aware about the procedure, how the procedure is there to promote a company, to start a company, whether offline procedure is there or whether there is any online procedure. That is what is an important discussion in today's session which we are going to make. तो आपने मान लीजिए कंपनी स्टार्ट करनी है और कंपनी स्टार्ट करने की प्रोसीजर क्या है वो आज हम समझने की कोशिश करेंगे आज के सेशन में। यूनिवर्सिटी क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, सर एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू प्रमोट। मैंने ब्रैकेट में लिख दिया प्रमोट की जगह स्टार्ट लिखा हो, कमेंट्स लिखा हो। तो प्रमोट द जॉइंट स्टॉक कंपनी, प्रोसीजर क्या है जॉइंट स्टॉक कंपनी स्टार्ट करने का। ऑनलाइन प्रोसीजर क्या है सर कंपनी स्टैब्लिश करने का। आपको नॉर्मल प्रोसीजर पूछे, ऑफलाइन प्रोसीजर पूछे, ऑनलाइन प्रोसीजर पूछे, हमने एक ही आंसर में ये सब कवर कर लिया है। तो आज के सेशन में जो अब हम चर्चा करने वाले हैं, आपको किसी भी प्रकार का प्रोसीजर पूछे आपने जवाब यही लिखना है। मैंने उस तरीके से ये फ्रेम किया है आपके लिए दोस्तों, आंसर फ्रेम किया है, कॉमन आंसर बना दिया है। फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज, सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 of the Companies Act 2013 provides information or rules related with formation of companies. A company may be formed for any lawful purpose by, आपने पब्लिक कंपनी स्टार्ट करनी तो आपको पता ही है 7 या 7 से ज़्यादा पर्सन्स हो सकते हैं एज अ मेंबर ऑफ द पब्लिक कंपनी। अगर पब्लिक कंपनी स्टार्ट करनी है, आपने फॉर्म करनी है, उसका निर्माण करना है, उसकी रचना करनी है, तो 7 या 7 से ज़्यादा लोग होने चाहिए। वैसे इफ यू वांट टू फॉर्म अ प्राइवेट कंपनी देयर मस्ट बी मिनिमम 2 मेंबर्स और इट मे बी मोर देन 2 मेंबर्स और 2 पर्सन्स वी कैन से। 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति मिलके प्राइवेट कंपनी स्टार्ट कर सकती है, उसका निर्माण कर सकती है। और 1 पर्सन कंपनी तो खुद ही कह रहा है कि 1 पर्सन, अगर एक व्यक्ति, आज के ज़माने में तो एक व्यक्ति भी अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट कर सकता है और 1 पर्सन कैन आल्सो फुलफिल हिज ड्रीम टू स्टार्ट अ कंपनी। So the above mentioned number of persons can form a company by subscribing their names or his name to the memorandum of association and complying with the requirements of the Companies Act 2013 in respect of registration. 7 खिलाड़ी है, 7 मेंबर्स हैं, 7 पर्सन से पब्लिक कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं तो उन्होंने अपना नाम दर्ज करवाना है। साथ साथ में उन्होंने मेंबर्स बनने के लिए जो मिनिमम शेयर्स परचेज करने हैं वो करने हैं, सब्सक्राइब करना है, नाम लिखवाना है, शेयर्स परचेज करने, नाम कहाँ लिखवाना है सर, मेमोरेंडम में अपना नाम लिखवाना है, वहाँ उनके नाम होने चाहिए। और जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन से कंपनीज एक्ट 2013 के रजिस्ट्रेशन के वो सारे फॉलो करने हैं। तो फॉर्मेशन की बात हुई, जनरल बात थी, कंपनी स्टार्ट करने की जो बेसिक चीज़ थी मैं वो हमने चर्चा की कि अगर प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करनी है, पब्लिक कंपनी स्टार्ट करनी है तो इतने मेंबर्स होने चाहिए, ये जनरल चर्चा की अभी हमने। नॉर्मल प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। अब चलते हैं हम प्रोसीजर पे, क्या प्रोसीजर है रजिस्ट्रेशन करवाना हो तो कंपनी का। Nowadays registration of a company can also be done online, ऑनलाइन भी पॉसिबल है। तो मैं जो चर्चा कर रहा हूँ ऑनलाइन और ऑफलाइन साथ में ही चल रहा है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। जहाँ जहाँ आपको ऑनलाइन की चीज़ें दिख रही हैं वो आप ऑनलाइन के हिसाब से लिख सकते हैं, अगर ऑनलाइन पूछा हो तो। अगर नहीं पूछा है तो भी लिखेंगे तो गलत नहीं है। सो यू कैन राइट अ कॉमन आंसर as and when such question is asked to you in the examination. So nowadays it is possible to have the registration of the company online also. Now ROC issues certificate of incorporation of companies in the electronic form also. तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उसका ई सर्टिफिकेट भी मिलता है आजकल तो, ये भी आपको इशू किया जाता है। सिंस लास्ट 10 years
Ministry of Corporate Affairs has taken many steps to make convenient for incorporating a company via e-mode, that is electronic mode, and even a company can be formed in 24 hours by using the below method for formation of a company. Once a company is registered, the incorporation cannot be challenged even though there may be irregularities prior to registration. A promoter shall take the following steps for incorporating a company, and the following formalities shall be complied with to enable the registrar of the companies to issue a certificate of incorporation. तो आज के ज़माने में तो इतना आसान हो गया है कि 24 घंटे में आप अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ऐसा चैलेंज किया जा रहा है। आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे अगर आप चेक करेंगे तो ऐसा पाया गया है कि 24 घंटे अगर आपने सारी सही इन्फॉर्मेशन फिलअप करी, सही तरीके से सारा फॉलोअप किया, अच्छे से कोई गलती नहीं की है, तो आपका प्रोसेस उतना ही ईज़ी हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। आपकी तरफ से कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। वंस अ कंपनी इज रजिस्टर्ड सर, रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद अगर कुछ ऐसे इश्यूज हो गए हैं, जैसे वंस अ कंपनी इज रजिस्टर्ड द इनकॉर्पोरेशन कैन नॉट बी चैलेंज इवन दो देयर मे बी इरेगुलरिटीज प्रायर। अगर आपको मान लीजिए सर्टिफिकेट दे भी दिया है और अगर कुछ एरर्स रह गई है, कुछ मिस्टेक्स रह गई आपकी तरफ से, कोई एक दो डॉक्यूमेंट सबमिट करने के रह गए हैं, तो वो चैलेंज नहीं किया जा सकता। मीन्स आपसे मांगा जा सकता है, लेकिन गलती किसकी मानी जाएगी सर? वहाँ पे जिन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया आपको, यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में अगर आपको सर्टिफिकेट दे दिया है और कुछ प्रोसेस में कुछ गड़बड़ रह गई आपकी, कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने रह गए, एक दो अपलोड करने रह गए, उसके बावजूद भी आपको अगर दे दिया है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यानी लाइसेंस दे दिया है, तो बाद में आपसे जो सर्टिफिकेट मिसिंग है वो मांग सकते हैं, लेकिन अपनी गलती के लिए वो आपको चैलेंज नहीं कर सकते कि आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं दिए वगैरह वगैरह। The promoter shall take the following steps for incorporating a company. Promoters कौन होते हैं सर? Promoters are the person who runs for starting a company, who takes all the risk for starting a company. प्रमोटर को फाउंडर्स भी कहते हैं। प्रमोटर वो बंदा है जिसके माइंड में सबसे पहले ख्याल आता है कि कंपनी स्टार्ट की जाए। इज अ पर्सन हु इज गोइंग टू टेक द इनिशिएटिव फॉर स्टार्टिंग अ कंपनी। तो सारी फॉर्मेलिटीज जो कंप्लीट करता है वो है प्रमोटर, सारी भागदौड़ जो करता है वो है प्रमोटर। आगे बढ़ते हैं अब। टाइप्स ऑफ कंपनीज, प्रोसीजर में आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले जो होता है आपने डिसाइड करना होता है कि किस स्वरूप की कंपनी स्टार्ट करनी है आपने। पब्लिक सेक्टर कंपनी स्टार्ट करनी है, प्राइवेट सेक्टर कंपनी स्टार्ट करनी है, वो पहले डिसाइड कर लेना है आपने। ठीक है, पब्लिक कंपनी स्टार्ट करनी है तो 7 पर्सन रिक्वायरमेंट है, और प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करनी है तो 2 पर्सन की कम से कम रिक्वायरमेंट है। आगे आपने ये भी डिसाइड कर लेना है कि दे मे फॉर्म द कंपनी विथ लिमिटेड और अनलिमिटेड लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या रहेगी मेंबर्स की, वो भी डिसाइड कर लेना है। दूसरा, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स रखना है या कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी रखना है, ये भी डिसाइड कर लेना है। नॉर्मली लिमिटेड बाय शेयर्स, अगर ऐसी कंपनी है जिसका प्रॉफिट मेकिंग ऑब्जेक्टिव है तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स ज़्यादा फॉलो करता है। जहाँ कंपनी का प्रॉफिट मेकिंग ऑब्जेक्टिव नहीं होता है वो ज़्यादातर लिमिटेड बाय गारंटी फॉलो करते हैं। जैसे ऐसी कंपनी जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग एसोसिएशन होता है वो गारंटी वाला फॉर्मेट फॉलो करते हैं ज़्यादातर। और हम तो जानते ही हैं सर कि पब्लिक कंपनी होगी तो अपने नाम के एंड में, एट द एंड ऑफ द नेम, लिमिटेड वर्ड यूज करेगी, और प्राइवेट कंपनी जो होगा प्राइवेट लिमिटेड शब्दों का उपयोग करती है अपने नाम के अंत में। बिफोर प्रोसीडिंग फॉर रजिस्ट्रेशन द फॉलोइंग टू मैटर्स मस्ट बी ऑब्टेन बाय द प्रमोटर ऑफ द कंपनी। प्रमोटर्स जो है उन्होंने दो चीजें पहले प्राप्त कर लेनी है बिना बुले। ये दो चीजें हैं जो उन्होंने प्राप्त करनी है। कौन सी दो चीजें? नंबर 1 पोजीशन पे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, डीएससी। डीएससी को पहले प्राप्त करना है, साथ साथ में डीआईएन, दूसरी चीज है डीआईएन, डायरेक्टर आइडेंटिटी नंबर। ये दो चीजें प्राप्त करनी है। पहले ये समझ लें डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट क्या है। Nowadays, various documents prescribed under the Companies Act 2013 are required to be filed with the digital signature of MD or
director of the company. Therefore, it is compulsorily required to obtain a digital signature certificate from authorized DSC issuing authority for at least one director to sign the e-forms related to incorporate like form incorporate number 1 and other documents. DSC प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऑनलाइन प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, ज़्यादातर अब ऑनलाइन प्रोसीजर पे फोकस किया जा रहा है, तो ऑनलाइन प्रोसीजर अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो उससे उसमें आपने दो चीज़ें पहले प्राप्त कर लेनी चाहिए। एक है डीएससी और दूसरा है डिन। तो डीएससी क्या है? डीएससी सर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है, यानी डिजिटल सिग्नेचर आपने प्राप्त कर लेना है पहले। ये सिग्नेचर कहाँ यूज होने वाले हैं सर? जितने भी डॉक्यूमेंट्स हम सबमिट करने वाले हैं, जो प्रोसीजर हम आगे फॉलो करने वाले हैं, उन सब डॉक्यूमेंट्स पे मैनेजिंग डायरेक्टर की साइन होनी चाहिए, डायरेक्टर की साइन होनी चाहिए कंपनी की। इसलिए वो साइन, अगर आप फॉर्म्स फिलअप कर रहे हैं तो एटलीस्ट वन डायरेक्टर टू साइन द ई फॉर्म्स रिलेटेड टू इनकॉर्पोरेट लाइक, जहां जहां जो डॉक्यूमेंट्स में डायरेक्टर्स की साइन लगेगी, ऑलमोस्ट सारे डॉक्यूमेंट्स पे लगेगी, तो वो डिजिटली भी साइन हो सकते हैं। तो वो अगर पहले प्राप्त कर लिए होंगे तो ही हम आगे की प्रोसेस कर पाएंगे, खास करके ई फॉर्म्स की मदद से। अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड पे अगर हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो इसके लिए हमें ये डीएससी की जरूरत पड़ने वाली है, तो ये पहले प्राप्त कर लेना चाहिए। इसके बाद आता है डिन, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो डिन यानी कि डायरेक्टर का आइडेंटिफिकेशन नंबर प्राप्त कर लेना है। As per Section 153 of the Companies Act 2013, every individual intending to be appointed as director of a company shall make an application for allotment of DIN in Form DIR 3 to the central government in such a form and manner along with such fees as may be prescribed. अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर बनने वाले हैं या आपको डायरेक्टर अपॉइंट किया जाने वाला है, तो आपने क्या करना है सर? एक एप्लीकेशन देनी है। एप्लीकेशन आपको देनी है फॉर द अलॉटमेंट ऑफ डिन। एप्लीकेशन देने के लिए ऐसे डायरेक्टर को फॉर्म DIR 3 फिलअप करके सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करना है और उसकी जो भी नेसेसरी फीस है वो पे करनी है। सो फॉर्म DIR 3 से क्या मिलने वाला है सर? DIN डिन नंबर मिलने वाला है, डिन मिलने वाला है डायरेक्टर को, लेकिन पहले अप्लाई करना पड़ेगा और जो भी फीस है वो पे करनी पड़ेगी। सो देयरफॉर बिफोर सबमिशन ऑफ ई फॉर्म इनकॉर्पोरेट 1, जो अभी हमने देखा था फॉर्म नंबर 1 जो हम सबमिट करने वाले हैं, उसके साथ साथ ये इंफॉर्मेशन भी आपको फिलअप करके देनी होगी। सो देयरफॉर बिफोर सबमिशन ऑफ फॉर्म नंबर 1 for availability of name, all the directors of the proposed company must ensure that they are having DIN, and if they are not having DIN, it should be first obtained. सो फॉर्म नंबर 1, ई फॉर्म नंबर 1 जब हम सबमिट करने वाले हैं उससे पहले हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए। एक है DSC यानी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट और दूसरा है डिन, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये दो चीजें होनी अनिवार्य है, कंपलसरी, तब आप आगे की प्रोसेस कर पाएंगे। सो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं। अभी हम टाइप्स ऑफ कंपनी पहले पॉइंट पे ही है। मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या? अगर आप प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? तो अगर प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करनी है तो कम से कम दो सभ्य होने चाहिए, 2 मेंबर्स शुड बी देयर। वही मेंबर्स यानी शेयर होल्डर्स की बात हो रही है। मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए, 2 डायरेक्टर कम से कम होने चाहिए। द डायरेक्टर्स एंड द शेयर होल्डर्स यानी कि द डायरेक्टर्स एंड द मेंबर्स कैन बी द सेम पर्सन, वो दोनों एक ही व्यक्ति हो सकते हैं। यानी जो दो मेंबर्स बने हैं वही दो मेंबर्स भी डायरेक्टर्स हो सकते हैं। यानी 2 + 2 4 नहीं होने चाहिए, दो व्यक्ति मिलके भी दो पोस्ट संभाल सकते हैं। मिनिमम ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल 1 लाख रुपीस। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट फॉर ऑल द डायरेक्टर्स फॉर अप्लाइंग ऑफ डिन। डिन में अप्लाई करने के लिए भी पहले आपको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट चाहिए और बाद में डिन फॉर ऑल द डायरेक्टर्स, यानी पहले डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्राप्त करना है
और उसके बाद डायरेक्टर्स जो है वो डिन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर ऑल द डायरेक्टर्स। ठीक है, सो डिन प्राप्त करने के लिए डीएससी जरूरी है। तो ये हो गया मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फॉर अ प्राइवेट कंपनी फॉर रजिस्ट्रेशन। वैसे ही कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स पब्लिक कंपनी की भी है, तो वो देख लेते हैं। यहाँ कम से कम मेंबर्स कितने होने चाहिए, कितने शेयर होल्डर्स होने चाहिए, 7। कम से कम डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए, 3। यहाँ पे भी वही सिचुएशन है, ये जो 7 मेंबर्स है उसी में से कोई 3 डायरेक्टर्स बन सकते हैं, यानी 7+3 होना, 7+3 यानी कि 10 मेंबर्स टोटल हो जाना जरूरी नहीं है। 7 मेंबर्स बने, 7 में से ही 3 डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं, वही 7 मेंबर्स में से 3 मेंबर्स में भी द डायरेक्टर सेम पर्सन हो सकते हैं। यहाँ मिनिमम ऑथराइज्ड कैपिटल 5 लाख रुपीस की रिक्वायरमेंट है। डिन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर ऑल द डायरेक्टर्स जरूरी है, और डीएससी फॉर वन ऑफ द डायरेक्टर्स। तो यहाँ पे भी डिन और डीएससी की यहाँ पे भी जरूरत है, यानी कोई भी स्वरूप की कंपनी आप स्टार्ट करना चाहते हैं, ये सब मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है। अब सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं। पहला आपने यही डिसाइड करना है कंपनी स्टार्ट करने से पहले कि क्या आपने प्राइवेट सेक्टर की कंपनी स्टार्ट करनी है या पब्लिक सेक्टर कंपनी स्टार्ट करनी है। ये डिसाइड करने के बाद आगे आप बढ़ेंगे। पहले टाइप्स ऑफ कंपनी डिसाइड करनी है आपने, और उसके हिसाब से मिनिमम रिक्वायरमेंट डिसाइड कर लेना है। और उसके बाद आपने आगे बढ़ना है, दूसरा पॉइंट ये डिसाइड करना है कि कंपनी का नाम क्या रखें। एप्लीकेशन फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का नाम क्या रखा जाए ये डिसाइड कर लेना है। द प्रमोटर्स दे देन ऑब्टेन द अप्रूवल ऑफ द प्रपोज्ड नेम फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। प्रपोज्ड नेम आपने उसके अप्रूवल के लिए आपने अप्लाई करना है आरओसी को। The memorandum of association of the company should state the name of the company as per the prescribed form number 1. The promoters are required to give maximum 6 proposed names in order of preference, so that there is a possibility that at least one of these will be approved. An application in form number 1 with fees of ₹1000 to be filed with ROC. 6 नाम आपने प्रपोज्ड नेम आपने डिसाइड करके रख देने हैं, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में रखने हैं। अप्लाई करते वक्त फॉर्म नंबर 1 में आपने ये 6 नाम डालने हैं। 6 नाम जो डालेंगे, 6 नाम क्यों सर, 6 नेम्स क्यों? क्योंकि जो नाम आप डाल रहे हैं शायद उस नाम की कंपनी पहले से हो, इसलिए 6 नाम आपने अपने ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में डाल देने, उसमें से कोई भी एक सिलेक्ट होगा और उसके हिसाब से आपको कंपनी का एक फाइनल नेम मिल जाएगा कि हमारे कंपनी का नाम क्या होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने 6 नाम डालने तो अलग अलग स्वरूप के होने चाहिए। जैसे मान लीजिए प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करनी, तो आपने 6 नाम देने, तो आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं कि भाई चलिए पहला नाम दे देते हैं महादेव प्राइवेट लिमिटेड, दूसरा नाम देते हैं सोमनाथ प्राइवेट लिमिटेड, तीसरा नाम देते हैं नीलकंठ प्राइवेट लिमिटेड, चौथा नाम रख देते हैं अ, अ, ऐसे 6 नाम आपने दे देने हैं। सिद्धनाथ प्राइवेट लिमिटेड चौथा रख लेते हैं, पांचवा कुछ और, छठा कुछ और, ऐसे 6 नाम आपने अलग अलग रख देने हैं। तो कोई भी एक तो ऐसा होगा जो रिपीट नहीं हो रहा होगा। आपके नाम की कंपनी पहले से ही स्टैब्लिश नहीं होनी चाहिए, भारत में नहीं होनी चाहिए, ये देखने का काम जो है आरओसी का होगा। अब मान लीजिए महादेव प्राइवेट लिमिटेड पहले से कहीं ना कहीं मान लीजिए भारत में होगी, पुणे में ये कंपनी है मान लीजिए। दूसरा नाम हमने रखा था मान लीजिए सोमनाथ प्राइवेट लिमिटेड, ये भी है मान लीजिए गांधीनगर की एक कंपनी है। उसके बाद तीसरा नीलकंठ आ रहा है सर, ये भी है। सिद्धनाथ नहीं है, चलो सिद्धनाथ नाम दे देते हैं। तो इस तरीके से 6 में से एक नाम सिलेक्ट करके आपको अप्रूव किया जाएगा, और इसकी नेसेसरी फीस ₹1000 पे करनी है आपने। इसके बाद डायरेक्टर, form number 1 has to be filled by the proposed director, that is the promoter। proposed director का मतलब promoters है, of the intended company duly digitally signed। ठीक है, जो फॉर्म नंबर 1 फिलअप किया जा रहा है उस पर सिग्नेचर होनी चाहिए प्रमोटर्स की। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द फॉर्म नंबर 1 द promoters or any professional on his behalf shall upload ई फॉर्म नंबर 1 ऑन द MCA पोर्टल, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पोर्टल। ये जब फॉर्म रेडी हो जाए फॉर्म नंबर 1,
जो भी प्रोसीजर में जो भी डिमांड की गई है वो सब फुलफिल करके 6 प्रपोज नेम वगैरह डाल के और डायरेक्टर की साइन करके ई डिजिटल सिग्नेचर करके इस ई फॉर्म को अपलोड कर देना है www.mca.gov.in पे। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की ये वेबसाइट है। The uploaded form shall be examined electronically under MCA 21 system and the name will be approved online। ये सारी प्रोसीजर ऑनलाइन होगी। आपने जो फॉर्म अपलोड किया है तो ये आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो रही है कि नहीं वो सिस्टम कैलकुलेट करके आपको बताएगा। जैसे ही अप्रूवल मिलता है the ROC shall reserve the name of the intended company for 60 days from the date of application form for reservation of name। अगर आपको अप्रूवल मिल जाता है 6 में से एक नाम आपको मिल जाता है, अवेलेबिलिटी ऑफ नेम चेक की हमने, क्या ये नाम अवेलेबल है, अगर है तो हमें दीजिए तो हम आगे की प्रोसेस करें। नाम हमारा रिजर्व रखिए तो हम आगे की प्रोसेस करें। 60 डेज के लिए ये नाम रिजर्व रखा जाएगा, यानी 60 डेज के अंदर आपने आगे की प्रोसीजर कंप्लीट करनी है। मान लीजिए सिद्धनाथ प्राइवेट लिमिटेड अगर हमें नाम अप्रूव किया गया है तो हमने आगे की प्रोसेस 60 डेज के अंदर कंप्लीट करनी है। तो 2 पॉइंट कंप्लीट हुए। पहला टाइप्स ऑफ कंपनी डिसाइड किया, दूसरा जो नाम हमें कंपनी का रखना है वो नाम अवेलेबल है, उसका अप्रूवल मिल रहा है, रिजर्वेशन रखा जा रहा है कि नहीं ये चेक किया हमने। अब आगे हमारा काम यह है कि हमने नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो रेडी करना होता है कंपनी के इस्टेब्लिशमेंट के लिए वो है 2 इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, एक है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और दूसरा है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये दोनों इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है कंपनी स्टार्ट करने के लिए, तो ये दोनों रेडी करने हैं। Before an application for registration is filed with the registrar of companies, the promoters shall take the necessary steps for preparing the important documents such as memorandum of association and articles of association। एप्लीकेशन करने से पहले ये 2 डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेने चाहिए। ये 2 डॉक्यूमेंट्स तो कम से कम रेडी होने चाहिए, डिसाइडेड होना चाहिए, क्या कैपिटल होगा, कितने मेंबर्स होंगे, हम भारत में कहाँ पे अपनी कंपनी स्टार्ट करने वाले हैं, कौन से स्टेट में करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें रेडी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें रेडी करके कहाँ रखनी है सर? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में किन चीज़ का उल्लेख करना है सर? कंपनी का नाम क्या होगा, कंपनी का कैपिटल क्या होगा, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, कंपनी क्या करेगी, मैन्युफैक्चरिंग करने वाली तो किस चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग करने वाली है, लायबिलिटी क्या होगी मेंबर्स की, लिमिटेड अनलिमिटेड, एसोसिएशन है तो एसोसिएशन में कितने मेंबर्स होंगे, ये सारी चीज़ें मेमोरेंडम में दर्ज की जाएगी। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस रखे जाएंगे। उसके बाद फॉर दिस द प्रमोटर्स में सीक द हेल्प ऑफ, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स बनाना ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं और ये दोनों पब्लिक डॉक्यूमेंट्स बनाना मुश्किल काम है थोड़ा सा, तो इसलिए प्रमोटर्स को क्या करना चाहिए सर? एक्सपर्ट की एडवाइस लेनी चाहिए। he may take the help of legal experts such as solicitor, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट और CS कंपनी सेक्रेटरी, इनमें से किसी की भी मदद ली जा सकती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सच डॉक्यूमेंट्स। दिस डॉक्यूमेंट शुड बी ड्यूली प्रिंटेड फॉर्म में होने चाहिए, हैंड रिटन नहीं चलता है। द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स हैव टू बी स्टैम्प्ड एज पर द एप्लीकेबल स्टेट स्टैम्प लॉज, उसका स्टैंपिंग करना भी जरूरी है। जिस स्टेट में आप ये कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं तो वहाँ का जो भी स्टैम्प लॉ होगा स्टेट वाइज वो फॉलो करके ये प्रोसीजर करनी है, और ये प्रोसीजर करने में एक्सपर्ट की मदद लेना अनिवार्य ही समझ लीजिए, जरूरी है, अच्छा रहेगा। तो तीसरा पॉइंट हो गया, 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फ्रेम करने की बात की हमने, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ये 2 मेन थे, और जो सब्सिडरी डॉक्यूमेंट्स है अब उसकी चर्चा करेंगे। अब प्रिपरेशन ऑफ अदर डॉक्यूमेंट्स फॉर इनकॉर्पोरेशन, कंपनी स्टार्ट करने के लिए और भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स है, तब उनकी हम बात करेंगे। तो आफ्टर MOA एंड AOA, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन रेडी हो जाने के बाद आपने आगे और डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, तो उसमें सबसे पहला आता है सब्सिडरी में, सब्सिडरी डॉक्यूमेंट्स में डायरेक्टर्स कंसर्न, डायरेक्टर की कंसेंट लेना जरूरी है। डायरेक्टर की कंसेंट लेना जरूरी है। लिस्ट ऑफ पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू बिकम द फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी अलोंग विद देयर कंसेंट शुड आल्सो बी फाइल्ड। हम जितने भी डॉक्यूमेंट्स अटैच करने वाले हैं उसमें डायरेक्टर का कंसेंट लेटर भी अटैच करना है।
वो भी फाइल करना है कि भाई ये डायरेक्टर बनना चाहते हैं, इनका कंसेंट लेटर. Where a company by its articles of association appoints any person who are to act as a director, it may also file their details in form number DIR 12 with the registrar at the time of registration. ये एक अलग से फॉर्म फिलअप करना है. The name, इस फॉर्म के अंदर क्या होगा सर? The name, the DIN, that is director identification number, residential address, date of birth, place of birth, nationality, such other particulars along with proof of identity, residence of the first director shall be submitted with ROC in form number 12 along with his consent. यानी कंसंट लेटर एक ले लेना है डायरेक्टर का, साथ साथ में DIR फॉर्म नंबर DIR 12 डायरेक्टर 12 फॉर्म नंबर फिलअप करना है, और इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन जुड़ी है डायरेक्टर के साथ वो सारे इंफॉर्मेशन, डायरेक्टर की पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी, वो सब अंदर लिख देना है. उनका नाम, दिन, वो कहाँ रहते हैं, डेट बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ फिलअप कर देनी है. उसके बाद आगे दूसरा डॉक्यूमेंट है पर्टिकुलर्स ऑफ सब्सक्राइबर्स. जो मेंबर्स बन रहे हैं वो मेंबर्स की डिटेल भी यहाँ ले लेनी है. जो भी मेंबर्स बनना चाहते हैं, कंपनी के शेयर होल्डर्स बनना चाहते हैं, उनकी भी डिटेल लेनी है. द सब्सक्राइबर्स that are the members, the shareholders. The subscribers shall submit their details like name, residential address, date of birth, place of birth, nationality and such other particulars along with proof of identity. Identity proof भी देनी है, residential proof भी देना है. In case of a company, अगर कोई कंपनी है, details like name, registered address and email ID of the company is needed. अब सब्सक्राइबर कौन बन सकता है? इंडिविजुअल बन सकता है, मेंबर कोई भी बन सकता है. मेंबर एक व्यक्ति भी हो सकता है, सिंपल एक इंडिविजुअल हो सकता है, या कंपनी भी शेयर होल्डर बन सकती है ना. एक कंपनी दूसरे कंपनी के शेयर्स परचेस कर सकती है, वो भी मेंबर्स बन सकते हैं. तो अगर कोई व्यक्ति मेंबर बन रहा है तो उसका नाम, एड्रेस, रेसिडेंशियल एड्रेस, डेट ऑफ प्लस, ये सारी इंफॉर्मेशन. लेकिन अगर कंपनी मेंबर बन रही है, कंपनी सब्सक्राइबर बन रही है, तो उनका कंपनी का नाम, उनका रजिस्टर्ड एड्रेस और उनका ईमेल आईडी, इतनी चीजें रखनी, इतनी चीजें सबमिट करनी, इतनी डिटेल सबमिट करनी. तो दूसरी चीज हो गई, डिटेल्स ऑफ सब्सक्राइबर्स मस्ट बी सबमिटेड. इसके बाद आता है एफिडेविट का पॉइंट. एफिडेविट फ्रॉम द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम. सौगंधनामा जो लिखा जाता है वो भी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनता है. एफिडेविट फ्रॉम द मेंबर्स, फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, फ्रॉम द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम. तो इनसे एफिडेविट लेना है. किसके संदर्भ में एफिडेविट लेना है? मेमोरेंडम के संदर्भ में एफिडेविट लेना है. ईच सब्सक्राइबर एंड फर्स्ट डायरेक्टर, सारे सब्सक्राइबर और जो डायरेक्टर बन रहा है कंपनी का, इनिशियल स्टेज पे जो डायरेक्टर्स बन रहे हैं, इन फॉर्म इनकॉर्पोरेट 9, फॉर्म नंबर 9 शॉर्ट में कहूंगा, फॉर्म नंबर 9 मस्ट सबमिट एन एफिडेविट टू द आरओसी विथ रिगार्ड टू they are not convicted for any offenses in connection with the promotion, formation or management of any company. जो सब्सक्राइबर बन रहे हैं यानी कि शेयर होल्डर बन रहे हैं, जो डायरेक्टर बन रहे हैं कंपनी के, उन्होंने एक एफिडेविट भी जमा करवाना है, सबमिट करना है. और एफिडेविट में क्या लिखना है कि उन्होंने कोई भी, इससे पहले कोई भी ऐसा क्राइम नहीं किया है, कोई भी ऑफेंस नहीं किया है. दे आर नॉट कन्विक्टेड, वो गुनहगार नहीं है, उनके ऊपर कोई केस नहीं है, कोई ऑफेंस नहीं किया है. रिलेटेड विथ व्हाट? रिलेटेड विथ प्रमोशन, फॉर्मेशन और मैनेजमेंट ऑफ एनी कंपनी. तो इस तरीके से एक एफिडेविट रेडी करना है सब्सक्राइबर्स ने और डायरेक्टर्स ने. चौथा सब्सिडरी पॉइंट देखते हैं, डॉक्यूमेंट देखते हैं. एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन एंड नोटिस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस. रजिस्टर्ड एड्रेस का इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि अगर आरओसी ने कम्युनिकेट करना है कंपनी के साथ तो कैसे करेगा, तो इसकी इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए. कंपनी का एड्रेस क्या होगा, कंपनी कहाँ इस्टेब्लिश की जा रही है, कंपनी से अगर कम्युनिकेशन करना है तो कैसे हो सकता है, तो वो इंफॉर्मेशन भी शेयर करनी है, उसकी डिटेल भी देनी है. एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन टिल द कंपनी एक्वायर्स इट रजिस्टर्ड ऑफिस शेयर ऑल्सो बी सप्लाइड. अभी हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस फाइनल नहीं हो तो हमें टेम्पररी एड्रेस भी तो देना पड़ेगा जिससे कम्युनिकेशन हो सके.
As per section 12, a company is required to have a register office. Register office होना कंपलसरी है. मेन ऑफिस, हेड ऑफिस कंपनी का फाइनल होना चाहिए. कहाँ ऑफिस स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, वो फाइनल होना चाहिए. A company is required to have a registered office within 15 days of incorporation. जैसे ही कंपनी स्टार्ट होती है 15 दिन में इनका हेड ऑफिस फाइनल हो जाना चाहिए, 15 डेज में. एंड विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन इट मस्ट सबमिट द वेरिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस इन द प्रेस्क्राइब मैनर. 15 दिन में हेड ऑफिस फाइनल हो जाना चाहिए और 30 दिन के अंदर, कंपनी स्टार्ट करने के 30 दिन के अंदर आपने ये इंफॉर्मेशन शेयर कर देनी है ये रजिस्ट्रार को. For the verification purpose, you have to submit the information related with this to the registrar of companies. Where the location of the register office is finalized prior to incorporation of a company by the promoter, the promoters can also file along with the MOA and AOA the verification form of its register office. आपने रजिस्टर ऑफिस कहाँ खोली है, इसको वेरीफाई किया जाएगा कि आपका सच में हेड ऑफिस है या आप कुछ गेम खेल रहे हैं, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, फॉल्स इंफॉर्मेशन तो नहीं दे रहे हैं, कोई मिस रिप्रेजेंटेशन तो नहीं हो रहा है, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है. इसलिए इसका वेरिफिकेशन, क्रॉस वेरिफिकेशन भी किया जाएगा कि क्या कंपनी का सच में रजिस्टर्ड ऑफिस है या नहीं है. ये वेरीफाई करने का काम आरओसी का है, लेकिन आपने पहले इंफॉर्मेशन देनी होगी. इनकॉर्पोरेशन, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर आपने ये इंफॉर्मेशन शेयर कर देनी है फॉर वेरिफिकेशन पर्पस. इसके बाद आता है स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन करना होता है, लीगल डिक्लेरेशन करना होता है. A declaration by an advocate of the Supreme Court or of a High Court or secretary, that is company secretary, or a chartered accountant practicing in India who is engaged in the formation of a company, or by a person named in the articles as director, manager or secretary of the company, that all the requirements of the Companies Act 2013 have been complied with in respect of registration, and such declaration in form number incorporate 8 shall be filed with the registrar. करना क्या है, डेक्लेरेशन करना है. डेक्लेरेशन में लिखना क्या है सर? डेक्लेरेशन में लिखना यही है कि रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 हैव बीन कंप्लाइड विद इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन. रजिस्ट्रेशन की सारी रिक्वायरमेंट्स हमने फिलअप की है, फॉलो की है. हमने सारी इंफॉर्मेशन का ध्यान रखना है, हमने सारी इंफॉर्मेशन फिलअप कर दी है. ये डेक्लेरेशन देना है. डेक्लेरेशन कहाँ देना है, कौन से फॉर्म में देना है सर? फॉर्म नंबर 8 में डेक्लेरेशन देना है और ये भी फाइल करना है, रजिस्ट्रार को देना है. ये डेक्लेरेशन में आपकी कौन मदद कर सकता है? आप किसकी मदद ले सकते हैं? एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट की मदद लेके ऐसा डेक्लेरेशन कर सकते हैं, लीगल डेक्लेरेशन. हाई कोर्ट के एडवोकेट हो सकते हैं, कोई कंपनी सेक्रेटरी हो सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं. अगर ये अवेलेबल नहीं है या इनकी फीस ज़्यादा लग रही हो तो हम डायरेक्टर की मदद ले सकते हैं. जो कंपनी का डायरेक्टर होता है वो भी कर सकता है, कंपनी का मैनेजर हो वो भी कर सकता है, कंपनी सेक्रेटरी हो सकता है, जो थोड़े सस्ते होते हैं, फीस उनकी कम रहती है मीन्स, तो उनकी मदद से भी ये काम हो सकता है. स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन आसान हो जाएगा. ई फॉर्म incorporate 7 deals with incorporation of a new company other than OPC. फॉर्म नंबर 7 की बात हो रही है. नई कंपनी स्टार्ट करने के लिए आपने फॉर्म नंबर 7 फिलअप करना होगा. दिस ई फॉर्म इज अकम्पनाइड बाय सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स. अब जितने भी हमने डॉक्यूमेंट्स बनाए ना उसको हम अपलोड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली भी. ऑनलाइन प्रोसीजर की भी हम बात कर रहे हैं बीच बीच में. अभी जो हमने 5 डॉक्यूमेंट्स देखे वन बाय वन, 5-6 डॉक्यूमेंट्स देखे ना हमने, वो सारे डॉक्यूमेंट्स फॉर्म नंबर 7 के साथ अटैच करके हम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सारे अपलोड कर सकते हैं. फॉर्म नंबर 7 के साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं सर? जैसे डिटेल्स ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, डिटेल्स ऑफ सब्सक्राइबर हो गए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो गया, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हो गया, एविडेंस हो गया, एविडेंस ऑफ पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी. ये सारी चीज़ें हम अपलोड कर सकते हैं. Once the e-form is processed and found complete, a company is registered and scene is allotted. तो ये सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हैं इंक्लूडिंग विद द मेन फॉर्म नंबर 7. नई कंपनी स्टार्ट करने के लिए आपने फॉर्म नंबर 7 मेन फॉर्म है, ये मेन फॉर्म रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी का फॉर्म नंबर 7 होता है, वो आप फिलअप करेंगे और साथ साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो रेडी कर दिए हमने
वो भी आपने साथ में अटैच करना है। साथ साथ में स्टैम्प ड्यूटी भी जो आपने पे करनी थी वो भी आपने पे की है, वो भी पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी वो भी अटैच करना है। जब सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच कर दिए उसके बाद आपको जो अलॉट किया जाएगा वो है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिसे कहते हैं लाइसेंस। आपने अपनी सारी इंफॉर्मेशन डाल दी, डिटेल दे दी, मेन फॉर्म भर दिया, फॉर्म नंबर 7। इसके आगे की सारी चीजें आपने ध्यान में रखी है। डीएससी लेना है, डिन लेना है, उसके जो भी फॉर्म्स है वो आपने फॉलो अप किए हैं। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन है। साथ साथ में मेन डॉक्यूमेंट्स फॉर्म नंबर 7 प्लस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अभी हमने देखे सारे के सारे, एफिडेविट वाले भी, वो सब अटैच करके ऑनलाइन आप सबमिट कर सकते हैं, ऑफलाइन भी जमा करवा सकते हैं। नॉर्मल प्रोसीजर है, जनरल प्रोसीजर है तो ऑफलाइन में भी जा सकते हैं, ऑनलाइन प्रोसीजर है तो ऑनलाइन प्रोसीजर में भी आप अपलोड कर सकते हैं। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है वो यही है कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया जाएगा if the registrar is satisfied that all the requirements under the act for the purpose of registration of a company have been complied with. He shall register the company and issue a certificate of incorporation under his hand and seal. Both a private company and a public company can commence business immediately after receiving the certificate of incorporation. रजिस्ट्रार को सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, ये वो बंदा है जो आपको लाइसेंस देने वाला है कंपनी स्टार्ट करने के लिए। रजिस्ट्रार इज अ पर्सन हु इज गोइंग टू प्रोवाइड यू द लाइसेंस टू स्टार्ट अ कंपनी, टू कमेंस अ कंपनी, टू एस्टैब्लिश अ कंपनी, टू प्रमोट अ कंपनी। आपने सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल की है कंपनीज एक्ट की, सारे सारे डॉक्यूमेंट्स सही तरीके से फ्रेम करके अपलोड किए हैं, अगर ऑनलाइन कर रहे हैं तो यहाँ ऑफलाइन भी सारी चीजें आपने सबमिट कर दी है सही तरीके से। कंपनीज एक्ट की जो भी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करके आपने पूरा प्रोसेस अच्छे से किया है। अगर रजिस्ट्रार को सेटिस्फेक्शन मिला, सेटिस्फाई हुए, उन्होंने क्रॉस टैली भी किया हो कि आपकी रजिस्टर ऑफिस आपने बताया ये एड्रेस पे, वहां जाके क्रॉस टैली भी किया कि हाँ सच में आपने अपनी रजिस्टर ऑफिस खोल दी है, वेरी गुड। ये सारी सेटिस्फेक्शन के बाद ही आपको मिलेगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। Both a private company and a public company can commence business immediately after receiving the certificate of incorporation. So certificate of incorporation जैसे मिल जाए वैसे ही आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, फिर वो प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी। The certificate of incorporation is a document which certifies that the company has been registered with ROC under the Companies Act on a particular date. जिस डेट को आपको सर्टिफिकेट मिला है उसी डेट से आप आपका लीगल इस्टेब्लिशमेंट हो गया है, ये समझ लीजिए। नाउ यू आर एन इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, आप रजिस्टर्ड कंपनी हो गई एक तरीके से, और आपकी एक अलग आइडेंटिटी हो गई है। As and from that date, the company obtains a legal status and is an independent corporate personality. The certificate of incorporation is a documentary proof to establish the registration of the company. ये certificate of incorporation से आप कह सकते हैं that now you are a legal company, you are a registered company, और ये एक आपका एक documentary proof हो जाएगा। फ्यूचर में कोई भी लीगल एक्शंस लेने होंगे तो कंपनी लीगल एक्शंस भी ले सकती है विद द हेल्प ऑफ दिस सर्टिफिकेट। रजिस्ट्रेशन अगर कर लेते हैं तो आप लीगल एक्शंस बाद में फ्यूचर में इजीली ले सकते हैं। और अंत में जो लास्ट पॉइंट आता है अलॉटमेंट ऑफ सिन, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, ये आखिरी स्टेप होता है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के साथ साथ एक सिन नंबर भी अलॉट किया जाता है। जैसे स्टूडेंट्स के रोल नंबर होते हैं ना क्लास में, वैसे कंपनी के भी रोल नंबर ही समझ लीजिए, तो उनके भी एक आइडेंटिटी नंबर है। As per section 7 subsection 3, the registrar of companies also allot corporate identity number in the certificate of incorporation. सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के अंदर ही उनका सिन नंबर डाल दिया जाता है। जैसे आपका लाइट बिल होता है, हमारा लाइट बिल के अंदर भी होता है कस्टमर नंबर, वैसे ही
कंपनी के लाइसेंस के अंदर ही उनका सिन नंबर अलॉट करके उसमें लिख दिया जाता है। Such SIN shall be a distinct and unique identity for each registered company. सब कंपनी का अलग अलग ये नंबर होगा जिससे उसकी पहचान हो सकती है नेशनल लेवल पे। द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैज allowed issue of certificate of incorporation electronically under digital signature of ROC. सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी आजकल डिजिटली इशू होता है और उसके अंदर सीन नंबर अलॉट किया जाता है। सो इस तरीके से दोस्तों आपने देखा प्रोसीजर के अंदर बहुत ही आसान प्रोसीजर है। थियरी वाइज आपको बहुत लंबी लग रही होगी प्रोसीजर, लेकिन इतना टफ नहीं है। आपने डिसाइड कर लेना है टाइप्स ऑफ कंपनी, पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी, कौन सी कंपनी स्टार्ट करनी है। फिर आपने अवेबिलिटी ऑफ नेम आपने डिसाइड करना है। अवेबिलिटी ऑफ नेम डिसाइड करने से पहले दो डॉक्यूमेंट्स आपने प्राप्त कर लेने, DSC और DIN, ये दो चीज़ें प्राप्त कर लेनी है। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट और डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये दो चीज़ें प्राप्त कर लेनी है। और उसके बाद नाम अवेलेबल है नहीं है या नहीं ये डिसाइड कर लेना, ये अप्रूवल ले लेना है। और वो 60 डेज तक नेम रिजर्व रखा जाएगा आपके लिए, और आगे की प्रोसेस आपने 60 डेज के अंदर कंप्लीट करनी है। और उसके लिए क्या करना होगा सर, आपने सबसे पहले इसके बाद दो डॉक्यूमेंट रेडी कर देने। कौन से दो डॉक्यूमेंट रेडी कर देने हैं सर? दो डॉक्यूमेंट है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, उसके साथ साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी, अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी रेडी करने हैं। जैसे डायरेक्टर्स कंसेंट लेटर रेडी करना है, उसके बाद पर्टिकुलर्स ऑफ सब्सक्राइबर देने हैं, अपने एफिडेविट लेने हैं सब्सक्राइबर के और डायरेक्टर के, ठीक है। और उसके बाद जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हमने देखे वन बाय वन, वो सारे स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, ये वो सारी चीज़ें आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स रेडी कर देने और इसको फाइल कर देना है, ई फाइलिंग कर देना है। फॉर्म नंबर 7 के साथ सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आप अपलोड कर सकते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन भी जा सकते हैं। और उसके बाद क्या होगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी का काम शुरू होगा। वो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे, देखेंगे क्या आपने कंपनी एक्ट के हिसाब से, उसकी गाइडलाइंस के हिसाब से आपने प्रोसीजर किया है, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी किए हैं उसके हिसाब से, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन वैसे बनाया है, मेमोरेंडम भी वैसे बनाया है कि नहीं, आपने लीगल एक्सपर्ट की मदद लेके बनाया है, कैसे बनाया है, ये सारी चीज़ें वेरीफाई की जाएगी। आपने सारी इंफॉर्मेशन सही तरीके से दी है, प्रिंटेड फॉर्म में दी है, ये भी सब चेक किया जाएगा। और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट, सही इंफॉर्मेशन रहेगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा ROC को, तो आपको दिया जाएगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिसके अंदर SCIN सीन अलॉटेड होगा, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर अलॉटेड होगा, दिया हुआ होगा। तो ये है इसका प्रोसीजर आसान स्वरूप में।